जिस जेनज़ी का मज़ाक बनाया जाता है कि इन्हें तो कुछ नहीं आता, ये तो बेकार जनरेशन है, इनके पास तो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम रील्स का ज्ञान है। उसी जेनज़ीज़ ने एक देश का पूरा सिस्टम हिला दिया और प्रधानमंत्री तक को रिज़ाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। और ये एग्ज़ाम्पल सेट किया है दुनिया के सभी देशों के लिए कि अगर आपने देश की जनता की, देश के यूथ के जो मेन मुद्दे हैं, उनको अगर नहीं सुना, तो सरकारें आपकी भी नहीं बचेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मूवमेंट की जो नेपाल की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट बन सकता है, नेपाल का जेन ज़ी प्रोटेस्ट, जिसका ट्रिगर पॉइंट है नेपाल में सोशल मीडिया पर लगने वाला बैन। लेकिन सोशल मीडिया पर लगने वाला बैन सिर्फ एक ट्रिगर है, लोगों के गुस्से के पीछे कई और रीजंस भी है, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन लगना इतने बड़े प्रोटेस्ट का कारण नहीं हो सकता। और भी कई रीजन है, जैसे कि डिजिटल सेंसरशिप, नेपोटिज्म, करप्शन, बहुत सारे रीजंस है। एक हफ्ते पहले हुआ सोशल मीडिया बैन, जिसने जेनजी को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी असल वजह क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है और आगे क्या होगा, और सबसे मेन भारत को इससे क्या सीखने की जरूरत है, चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगर की। 4 सितंबर को नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया, जिनमें फेसबुक, यूट्यूब, एक्स मतलब ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन जैसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है आज के टाइम पे, और हमारा काफ़ी सारा काम इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है। लेकिन टिकटॉक को बैन नहीं किया गया। सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा था। सिर्फ टिकटॉक ने रजिस्ट्रेशन कराया, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उन सबको बैन कर दिया गया। लेकिन जेनजी ने इसे माना कि यह हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अटैक है, क्योंकि उनकी आवाज़, उनका फ्यूचर, उनके आइडियाज़ इन्हीं के थ्रू स्प्रेड होते हैं, इन्हीं के थ्रू बनते हैं। इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू दोनों की लाइफ में डिफरेंस दिखाया जाता है कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की लग्जरी लाइफ और नेपाल के जो आम लोग हैं उनको जॉब तक नहीं मिल पाती है, उनके बच्चों की लाइफ कैसी है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दिखाया जाता था। और यही करप्शन और नेपोटिज्म तो भारत में भी है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है नेपोटिज्म, आप देखोगे तो हर जगह है, इवन पॉलिटिक्स में भी है, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पर है, और आपको ये पता ही होगा। तो करप्शन और नेपोटिज्म भी इस प्रोटेस्ट के पीछे बहुत बड़े कारण है, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया बैन इतने बड़े प्रोटेस्ट के पीछे कारण कैसे हो सकता है। नेपाल में करप्शन और नेपोटिज्म का प्रॉब्लम पहले से रहा है। बड़े पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ, अपनी लग्जरी लाइफ फ्लॉन्ट करते नजर आते हैं। एक्सपेंसिव कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, ब्रांडेड क्लॉथ्स, वो भी एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर एक एवरेज यूथ को एक नौकरी तक नहीं है, उन्हें बाहर जाकर दूसरे देशों में जाकर काम करना पड़ता है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर में कितने नेपाली लोगों ने रशिया की तरफ से वॉर लड़ा था, और अपनी फैमिली से बात करने का इनके पास एकमात्र जरिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन पर भी बैन लगा दिया। 8 सितंबर को काठमांडू की सड़कें भर गई। हजारों स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स मैती घर मंडा और पार्लियामेंट के बीच प्रोटेस्ट करने निकले। ये बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन जैसे जैसे क्राउड बढ़ता गया, पुलिस ने टीयर गैस छोड़ा, वाटर कैनन्स, बुलेट्स तक चलाई, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पीसफुल प्रोटेस्ट में आखिर प्रॉब्लम ही क्या है, लेकिन सरकारें अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म झेल ही नहीं पाती हैं। हम डिक्टेटर तो है नहीं, और ऐसे तो तानाशाही बढ़ती है। और सबसे दर्दनाक, लाइव बुलेट्स चलाई गई, असली गोलियां, अपने देश के बच्चों पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 लोग मारे गए, कई इंजर्ड हो गए, और ये खबर फैलते ही कई और लोग भी सड़कों पर उतर आए। सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। गवर्नमेंट इससे कंट्रोल नहीं कर पाई, गवर्नमेंट को मानना पड़ा और सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाना पड़ा। और साथ ही इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा। प्रधानमंत्री के रिजाइन करने के बाद भी ये प्रोटेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब नेपाल में इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात चल रही है। फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ये प्रोटेस्ट नेपाल के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी एक मैसेज है। स्पेशली अगर हम अपने देश भारत की बात करें, तो भारत के लिए भी एक मैसेज है, और उसको भी समझना चाहिए कि अपने देश में करप्शन और नेपोटिज्म को ना बढ़ने दे, और बेरोजगारी, गरीबी जैसे जो मेन मुद्दे हैं, लोगों के जो मेन मुद्दे हैं, यूथ के जो मुद्दे हैं, उनसे मुंह ना फेरे। लोग इन सबसे परेशान होते हैं, और बस एक ट्रिगर की जरूरत पड़ती है, जैसा कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन ने किया। जॉब चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, एक फेयर सिस्टम चाहिए, करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चाहिए जिसमें नेपोटिज्म हो। भारत में भी सरकार को देश की जनता के जो असल मुद्दे हैं उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि भारत की जनता को ऐसे प्रोटेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है, यहाँ के लोग भी परेशान तो है। अभी एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था, और नेपाल के इस प्रोटेस्ट से हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ की यूथ को, हमारे यहाँ की जनता को समझने से ज्यादा देश की सरकार को समझना चाहिए।
क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट करके देश कमज़ोर ही होता है। और हमने सरकार को क्यों चुना था? सरकार की ड्यूटी, सरकार का दायित्व, सरकार का कर्तव्य क्या होता है? हमारे देश को मजबूत बनाना। और देश मजबूत कैसे बनेगा? हमारे देश के लोगों की आवाज़ को दबाकर नहीं, बल्कि उनकी मुद्दों को समझ के, उनको दूर करके, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करके ही हमारा देश मजबूत बन सकता है। और यही सरकार की ड्यूटी होनी चाहिए। अगर सचमुच देश में बदलाव लाना चाहते हैं, देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो बदलाव लाना पड़ेगा और बदलाव की ज़रूरत है। हमारे लोगों को बदलाव की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पर भी है, ताकि सरकार हमारे देश की जनता की प्रॉब्लम्स को पहले ही दूर कर दे, ताकि उन्हें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े।